राजन इकबाल सीरीज एस.सी. बेदी जी द्वारा लिखित चीखती हवेली। तुम्हें ये मिली कहाँ से? ठाकुर श्याम सिंह ने माधव की गोद में बैठे जानवर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जो देखने में एक बड़ी गिलहरी की तरह दिखाई दे रही थी। मैं एक मिशन पर अफ्रीका गया हुआ था, वहीं एक आदिवासी ने मुझे तोहफे में दिया। माधव गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, इसका नाम गिली है। अफ्रीका के आदिवासी इसकी पूजा करते हैं। अगर वो इनकी पूजा करते हैं तो उन्होंने इसे तोहफे में कैसे दे दिया? मैंने तो सुना है अफ्रीका के आदिवासी काफ़ी खूंखार किस्म के होते हैं। सही सुना है। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से इसे हाथ लगाने की कोशिश करता तो अफ्रीका से मेरी लाश भी वापस नहीं आती। माधव हंसता हुआ बोला, मैं अपने साथियों से बिछड़ गया था और जंगल में भटक रहा था। तभी मुझे किसी लड़की की चीख की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं भागते हुए उस जगह पहुंचा तो देखा एक लड़की दलदल में गिरी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैंने उसकी दलदल से निकलने में मदद की। मेरी माँ एक अफ्रीकन थी, इसलिए मुझे वहाँ की भाषा का ज्ञान है। उसके साथ मैं उसके कबीले गया। वो कबीले के सरदार की बेटी थी। सरदार ने मुझसे खुश होकर गिली को मुझे तोहफे में दे दिया। बाद में उन्हीं लोगों की मदद से मैंने अपने साथियों को खोजा था। ठाकुर श्याम सिंह फौज में कर्नल थे। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने के लिए वापस आ गए थे। उनकी हवेली राजस्थान के पास एक छोटे से गांव में थी। उनके साथ उस हवेली में उनकी पोती शिल्पी, उनका साला शमशेर, उनका भतीजा सावन और कुछ नौकर रहते थे। सावन दिमागी मरीज़ था। माँ बाप की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सका था और पागल सा हो गया था। राघव उनके साथ फ़ौज में था। श्याम सिंह उसे बहुत पसंद करते थे। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वो देखने में किसी अफ्रीकी के समान ही दिखाई देता था। लंबा कद, काला चेहरा, ताकतवर शरीर। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं। शिल्पी को उसकी आंखों से बहुत डर लगता था। कितना अजीब सा नाम है। पीछे से शिल्पी की आवाज़ सुनाई दी, जो हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। इसके काम इससे भी अजीब है। मतलब? अपनी घड़ी उतार कर मुझे दो, फिर बताता हूँ। शिल्पी ने अपनी घड़ी उतारकर माधव के हाथ में थमा दी। माधव ने घड़ी गिली की नाक के पास घुमाई और फिर उसे वापस शिल्पी को देते हुए बोला, अब जाकर इसे कहीं छुपा आओ। शिल्पी घड़ी लेकर हवेली के अंदर चली गई। कुछ देर के बाद वापस आकर बोली, छुपा दी। माधव ने गिली की पीठ को थपथपाया। वो कूदी और तेज़ी से हवेली के अंदर की तरफ बढ़ गई। लगभग 10 मिनट के बाद ही वो वापस आ गई। उसके मुंह में कुछ दबा हुआ था। वो दौड़ती हुई माधव की गोद में चढ़ गई। सबने देखा उसके मुंह में घड़ी दबी थी। इसने तो कमाल कर दिया, शिल्पी बोली। इसके सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। ये एक बार किसी चीज़ को सूंघ ले तो कई किलोमीटर से भी उसे ढूंढ लाती है। वैसे तुमने इसे छुपाया कहाँ था? अपनी अलमारी में। फिर तो एक नई अलमारी ले लो। क्यों? ये पेड़ के तनों में छेद करके अपना बिल बनाती है। अलमारी में भी ये छेद करके ही घुसी होगी। कुछ भी हो, लेकिन है ये कमाल की। शिल्पी ने कहा और वापस हवेली की तरफ मुड़ गई। अभी वो कुछ ही कदम बढ़ी थी कि तभी एक बहुत तेज धमाका हुआ। शिल्पी तो भय से चीख उठी। धमाका हवेली से कुछ ही दूर पर मौजूद सूखे कुएं में हुआ था। उसमें से आग की लपटें निकल रही थीं। गिलहरी के कंठ से बड़ी भयानक चीख निकली। इमारत के सारे नौकर भी बाहर निकल आए थे और आश्चर्य व भय भरी निगाहों से उस दृश्य को देख रहे थे। एकाएक आग की लपटों की ऊंचाई कम होने लगी और फिर लोप हो गई। ठाकुर, माधव ने पूछा, ये कैसा चमत्कार था? क्या इससे पहले भी कुएं से आग की लपटें निकली थी? नहीं, मैं देखता हूँ क्या चक्कर है। नहीं नहीं, तुम उधर मत जाओ। क्यों? ना मालूम कौन सा भयानक मामला है। मैं किसी प्रकार की भयानकता से नहीं डरता। माधव ने कहा और कुएं की तरफ बढ़ गया। शिल्पी व ठाकुर भी भयभीत से उसके पीछे हो लिए। माधव ने कुएं में झांक कर देखा। उसमें अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जरा एक टार्च मंगवाइए। ठाकुर ने नौकर से बड़ी टार्च मंगवाई और माधव को दे दी। माधव ने टार्च की रोशनी कुएं में डाली और
कंपित स्वर में बोला। ठाकुर, इसके अंदर कुछ है। ठाकुर ने अंदर झांका तो चीख उठे। नहीं। डैडी, शिल्पी ने पूछा। क्या है? लाश। ये कैसे हो सकता है? लाश इस पुराने और खंडर जैसे कुएं में कहाँ से आ गई? मालूम नहीं। माधव बड़बड़ाए। पहले कुएं से आग की लपटें निकली और फिर लाश दिखाई दी। आश्चर्यजनक मामला है। पार्ट 2। इमारत में मौत जैसी खामोशी छा गई थी। सारे नौकर आग की लपटों के ठंडे होते ही अंदर चले गए थे। तभी इमारत के अंदर से एक भयानक चीख उभरी और फिर इसी के साथ बहुत सारी चीखें गूंजती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे इंसानों को ज़िबा किया जा रहा हो। नौकर भयभीत से भागते हुए बाहर आ गए थे। ठाकुर, माधव बोला। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इमारत चीख रही हो। ये चीखती इमारत हो। हाँ, ठीक कह रहे हो, चीखती इमारत। ऐसा ही तो लग रहा था जैसे इमारत चीख रही हो। इमारत का कोई भाग ऐसा नहीं था जहाँ से चीखें ना उभर रही हों। गिलहरी सहमी सी माधव की गोद में दुबक गई थी। माधव भागता हुआ इमारत के अंदर प्रविष्ट हो गया। उसने एक एक कमरा देख डाला, फिर बाहर आकर बोला। अंदर तो कोई भी नहीं है। तभी एक पागल सा दिखने वाला नौजवान उन्हें दिखाई दिया जो इमारत की तरफ देखकर अठास लगा रहा था। फिर वो नाचने लगा। ये युवक कौन है? मेरा भतीजा है। भाई का स्वर्गवास हो गया है। इसकी माँ पहले ही मर गई थी, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। माँ बाप की मौत शायद ये बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए पागल सा हो गया। इसका नाम सावन है। और उसके पास जो आदमी खड़ा है वो कौन है? वो मेरा साला है। उसका भी आगे पीछे कोई नहीं है, खामोश रहने की आदत है, बहुत कम बोलता है। उसका नाम शमशेर है, लेकिन सावन से बहुत प्यार करता है। दोनों उसके पास पहुंच गए। ठाकुर ने पूछा, सावन, ये क्या हो रहा है? कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है ना चाचा जी। तभी चीखों की आवाज़ आना बंद हो गई। ठाकुर सावन को डांटते हुए बोले। ये क्या बदतमीजी है? जाओ अपने कमरे में। क्यों डांट रहे हैं बेचारे को? इसको तो खुद नहीं पता होता ये क्या कर रहा है। पीछे से शमशेर सिंह बोले। भाई साहब कितने अच्छे हैं, आप बुरे हैं ताऊ जी बूढ़े। कहता हुआ सावन इमारत के अंदर की तरफ बढ़ गया। शमशेर, माधव ने पूछा। तुम इन चीखों के बारे में कुछ बता सकते हो? मैं कुछ नहीं जानता, जीजा जी ही आपको कुछ बता सकते हैं। कहने के साथ वो भी अंदर की तरफ बढ़ गया। ठाकुर, तुम ही कुछ बताओ। मैं क्या बताऊं? मैंने भी ये तमाशा आज पहली बार ही देखा है। मुझे तो ये सारा प्रेतों का हंगामा लगता है। वो तभी शिल्पी उनके पास आई और बोली। डैडी, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। क्यों? कुएं में लाश तो आप लोगों ने ही देखी थी ना। ठीक किया। कोई 20 मिनट के बाद इंस्पेक्टर ताहिर पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गया। कुएं में टार्च का प्रकाश डालकर देखा गया। फिर ताहिर मुस्कुराता हुआ बोला। कुएं में तो कोई भी लाश नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ठाकुर श्याम सिंह बोले। हमने खुद अपनी आंखों से लाश को देखा है। क्यों माधव? ठाकुर श्याम सिंह ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर। फिर लाश कहाँ गई? माधव हंस पड़ा और फिर बोला। जब प्रेत तमाशा करते हैं तो ऐसा ही होता है। अजीबो गरीब वाकया पेश आते हैं। क्या इसी कुएं से आग की लपटें निकली थी? जी हाँ। शिल्पी ने भयंकर चीखों का भी जिक्र किया था। क्या वो भी इमारत के अंदर से उभरी थी? जी हाँ। ठाकुर साहब, फिर तो ये दूसरा ही मामला है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमें आप आज्ञा दीजिए। फिर पुलिस चली गई। उसके जाने के बाद ठाकुर बोले। माधव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सच तो ये है कि मैं खुद यहाँ घटने वाली आश्चर्यजनक घटनाओं को देखकर चकरा गया हूँ।
अगर ये सचमुच प्रेतों का हंगामा है तो किसी तांत्रिक मंत्रिक को बुलवाइए। लेकिन मैं भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता। करना चाहिए, इस ब्रह्मांड में भूत प्रेतों का भी एक संसार है। खैर, बाकी बातें बाद में करेंगे, अब चलकर सो जाइए। लेकिन अंकल, शिल्पी बोली। मुझे तो डर के कारण नींद ही नहीं आएगी। मैं तुम्हें सुला दूंगा। कैसे? अपने कमरे में चलो, देख लेना। जाओ बेटी, शायद तुम नहीं जानती मेरे दोस्त के अंदर बहुत आश्चर्यजनक गुण हैं। दोनों बेडरूम में आ गए। अब लेट जाओ और मेरी आंखों में देखो। शिल्पी पलंग पर लेटकर माधव की सुर्ख डरावनी आंखों में देखने लगी। नज़र मिलते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई हो। आंखें उसकी आंखों में ही स्थिर होकर रह गई थीं। तुम्हें बहुत नींद आ रही है, सो जाओ, सो जाओ। तुम्हें सोना है, सो जाओ, तुम सो रही हो। उसकी पलकें धीरे धीरे बंद हो गईं और वो सो गई। माधव के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थिरक उठी। पार्ट 3। फिर तो इमारत में नित्य चीखों की आवाज़ें गूंजने लगीं। कुएं से आग की लपटें दिन में एक बार अवश्य निकलती थीं, जिन्हें देखकर सब भयभीत हो उठते थे। लेकिन पागल सावन खुश होकर तालियां बजाने लगता था। सबने उन घटनाओं को उस समय प्रेत लीला समझ लिया था। जब वहां रोज़ कुत्ते, गाय, भैंस या किसी दूसरे जानवर की लाशें मिलने लगीं, तब ओझा और तांत्रिक साधु संतों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उन प्रेतों को भगा नहीं सका। शिल्पी बोली। डैडी, अब मुझे विश्वास हो रहा है कि ये प्रेत लीला नहीं है, बल्कि किसी इंसान का कारनामा है। लेकिन कोई इंसान हमारी कोठी में ऐसा क्यों करेगा? वैसे तुम्हारा इशारा माधव राय की तरफ तो नहीं है? वो भयंकर किस्म का इंसान नज़र आता है। जब से वो आया है यहाँ ऐसी भयंकर घटनाएं घटने लगी हैं। वैसे वो सम्मोहन विद्या को भी जानता है। बिना प्रमाण के हम उस पर कोई दोष नहीं लगा सकते। प्रमाण राजन इकबाल आकर एकत्रित कर लेंगे। क्या मतलब? मैं भारत के महान जासूस राजन इकबाल को जानती हूँ। इकबाल से मैं कभी नहीं मिली, लेकिन राजन से अच्छी तरह परिचित हूँ। लेकिन वो भूत प्रेत के मामलों में क्या कर सकते हैं? वो इस तरह के केस पहले भी कई बार सुलझा चुके हैं। राजन से तो मैं भी मिल चुका हूँ। बहादुर और बुद्धिमान नौजवान है। खैर, तुम जो उचित समझो वो करो। इमारत के लोग भूतहा वारदातों के आदी हो चुके थे। आग की लपटों और इमारत के चीखने की आवाज़ों से वो लोग अब ज़्यादा भयभीत नहीं होते थे। डिनर लेने के बाद शिल्पी अपने कमरे में आ गई। सोने से पहले वो थोड़ी देर तक खिड़की के पास अवश्य खड़ी होती थी। आज उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए वो काफ़ी देर से खिड़की पर बैठी थी। आज चांद भी नहीं निकला था, इसलिए रात कुछ काली हो गई थी, लेकिन तारों की रोशनी में वहाँ से भी पुराना कुआं दिखाई दे रहा था। तभी वो चौंकी। एक मानव आकृति कुएं की तरफ बढ़ रही थी। शिल्पी का दिल सीने में धड़कने लगा। वो मानव कुएं के पास पहुंचकर रुक गया। कुएं में उसने कोई चीज़ डाली और अंदर झांककर देखने लगा। जैसे ही उसने टार्च जलाई, शिल्पी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो रहस्यमयी गिलहरी का मालिक माधव था। फिर वो रस्सी के सहारे कुएं में उतर गया। शिल्पी बुरी तरह भयभीत हो उठी। फिर वो पलंग पर लेट गई और हांफने लगी। माधव की भयानक आंखें उसे याद आ गईं जब वो सम्मोहन क्रिया के द्वारा उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था, और फिर सचमुच उसे नींद आने लगी और वो सो गई। भयंकर चित्कार की आवाज़ सुनकर शिल्पी की नींद उचट गई। सवेरे की लालिमा चारों तरफ फैलने लगी थी। उसने खिड़की के पास आकर देखा तो चौंकी। कुएं के पास घर के सब लोग खड़े थे। नाइटी पहने हुए वो भी भागकर वहां पहुंची। उसने देखा सावन कुएं के पास बेहोश पड़ा है। नौकर उसे उठाकर अंदर ले जा रहे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि रात को ना जाने कब सावन कमरे से निकल आया और सवेरे नौकरों ने इसे कुएं के पास बेहोश पड़े हुए पाया। शिल्पी ने नज़र उठाकर माधव की तरफ देखा, जैसे उसने कुछ कहना चाहा,
लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें उससे मिली, उसकी ज़ुबान को ताला लग गया। गिलहरी उसकी गोद में बैठी आंखें मिचमिचा रही थी। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। उसके उपचार के बाद सावन को होश आया। तब ठाकुर ने पूछा, तुम पुराने कुएं के पास क्या करने गए थे? एक परी आसमान से उतरी थी, मैं उसे पकड़ने गया था। हम उसे अपने कमरे में सजाते, लेकिन कुएं के पास पहुंचते ही मुझे राक्षस दिखाई दिया। उसने अपने बड़े बड़े दांत निकालकर जब मुझे चढ़ाया तो मैं बेहोश हो गया। सुनकर सब हंस पड़े। ये कौन है ताऊ जी? सावन ने आंखें मटकाते हुए माधव की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये मेरे दोस्त हैं। नहीं, ये राक्षस है। परी को मारकर इसने भगा दिया था, मुझे भी मारेगा। इसे यहाँ से भगा दीजिए। शिल्पी को रात वाली घटना याद आ गई। जब उसने माधव को कुएं के पास देखा था, उसने शक भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसने अब निश्चय कर लिया था वो राजन के पास सहायता प्राप्त करने चंदन नगर ज़रूर जाएगी। फिर रात को ही वो कार द्वारा चंदन नगर के लिए रवाना हो गई।